हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अभी क्लासेस में। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ 6 क्लास के ज्योग्राफी का चौथा चैप्टर और चौथे चैप्टर का नाम है मानचित्र। इससे पहले मैंने चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 तीनों ही वीडियो मैंने डाल दिया है, क्योंकि मैं पूरे ही एनसीईआरटी का सॉल्यूशन आप सबको प्रोवाइड करने वाला हूँ। और ज्योग्राफी का चौथा चैप्टर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ना केवल मैं आपको चैप्टर को एक्सप्लेन करूँगा, साथ ही साथ मैं आपको क्वेश्चंस भी बताऊँगा और उसके आंसर को भी आपको बताऊंगा। तो क्वेश्चन आंसर को पढ़ने से ऐसा होता है क्या, एनसीईआरटी को आप समझने के बाद आपके एनसीईआरटी में जो डाउट होते हैं क्वेश्चन आंसर वो भी आपका क्लियर हो जाता है। ये पूरा का पूरा वीडियो जो है वो किस में अवेलेबल होने वाला है, हिंदी में। स्वागत है आपका अभी क्लासेस में और मेरा नाम है अजीत कुमार और मैं इन सभी सोशल मीडिया पर अवेलेबल हूँ। और किसी भी प्रकार के पर्सनल सवाल के लिए आप मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हैं, मुझसे सवाल कर सकते हैं। वीडियो से रिलेटेड सवाल के लिए आप वीडियो में कमेंट करना नहीं भूलिएगा। कोई अगर आप वीडियो में सुधार चाहते हैं या कोई नए टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमें कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए वो वीडियो अवश्य यानी कि ज़रूर बना के लाऊंगा। तो सबसे पहला जो सवाल हमारे सामने बनना चाहिए वह यह बनना चाहिए कि आखिरकार मानचित्र है क्या और इस मानचित्र का क्या हम उपयोग कर सकते हैं। हम लोग जो है ग्लोब के विषय में पढ़ चुके हैं, यानी कि पृथ्वी बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारे देश है, राज्य है, जिले हैं, शहर है, गांव है। ग्लोब जो होता है ना, ग्लोब इन सबको नहीं दिखा पाता है। ग्लोब में अगर आप कोई भी चीज़ देखते हैं तो वह है महादेश, महासागर, देश तक आप देख सकते हैं, बड़े बड़े नदियों को देख सकते हैं। लेकिन आप देश के साथ साथ उसमें राज्यों को नहीं देख सकते हैं, जिलों को नहीं देख सकते हैं, शहर को नहीं देख सकते हैं, गांव का नक्शा नहीं देख सकते हैं। तो इसके लिए हमें जो एक अलग चीज़ की जरूरत पड़ती है उसे हम कहते हैं मानचित्र। मानचित्र पृथ्वी की सतह या उसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। तो इस प्रकार से यहाँ पर मानचित्र का परिभाषा लिखा गया है कि मानचित्र पृथ्वी का ही एक चपटा सतह है। चूंकि पृथ्वी हमारा क्या है, गोल है, और मानचित्र को हम किस में बनाते हैं, चपटा बनाते हैं, यानी जिस प्रकार से कागज है। लेकिन एक गोलाकार सतह से पूरी तरह से चपटा करना असंभव होता है, इसलिए हम इसे जरूरत के हिसाब से इसके क्षेत्र को क्या कर देते हैं, छोटा और बड़ा कर लेते हैं। अब जब हम क्या कर देते हैं, जब बहुत सारे मानचित्र को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। और एटलस में विभिन्न प्रकार के तथा अलग अलग पैमाने पर खींची गई मैपो का मतलब होता है मानचित्र, उसमें मौजूद होता है। मानचित्र से एक ग्लोब की अपेक्षा हम ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि ग्लोब में हमें जितना जानकारी मालूम होता है मानचित्र में उससे कहीं ज़्यादा जानकारियां हमें मिल सकती है। मानचित्र जो है विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो ये कौन कौन से प्रकार के होते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहला जो मानचित्र होता है उसे हम कहते हैं भौतिक मानचित्र, दूसरा है राजनीतिक मानचित्र, तीसरा है थीमेटिक मानचित्र, और दूरी के अनुसार दूरी वगैरह तो पढ़ ही लेंगे। और इसके बाद कुछ ऐसे चीज होते हैं जैसे कि यहाँ देखिए खाका होता है, एक होता है खाका, तो खाका आगे लिखा होगा, ये देखिए एक होता है रेखा चित्र और लास्ट में लिखा गया है खाका। तो इसके बीच में भी कुछ कुछ पॉइंट्स दिया गया, उन सब चीजों को भी पढ़ेंगे। तो आइए एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहला मानचित्र लिखा गया है भौतिक मानचित्र। तो कहता है कि पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों, जैसे कि भारत में या पूरा विश्व में पर्वत कहाँ पर है, पठार कहाँ पर है, मैदानी इलाका कौन सा है, नदियाँ कहाँ पर है, महासागर कहाँ पर है, इन सभी चीज़ों के विषय में, इन सभी चीज़ों को जिस मानचित्र में दर्शाते हैं या जिस मानचित्र से हमें इनकी जानकारी मिलती है उस मानचित्र को भौतिक या उच्चवाच्य मानचित्र कहा जाता है। तो भौतिक मानचित्र में पृथ्वी के भौतिक अध्ययन किया जाता है, यानी भौतिक स्वरूपों का अध्ययन किया जाता है। उसी प्रकार से राजनीतिक मानचित्र में भारत के या फिर विश्व के राजनीति का अध्ययन किया जाता है। तो जिस मानचित्र में राज्यों, नगरों, शहरों, गांवों और विश्व के विभिन्न देशों, राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को हम क्या कहते हैं, राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। तो इस प्रकार से दो मानचित्र हो गया, भौतिक मानचित्र और दूसरा हो गया राजनीतिक मानचित्र। अब आइए तीसरा पढ़ते हैं थीमेटिक मानचित्र। इसमें ना ही हम राज्य को दिखा सकते हैं
और ना ही हम किसी भौतिक स्वरूप को दिखाते हैं, लेकिन इन दोनों से मिलने वाले इन दोनों ही जगहों पर जो विशेष प्रकार की आकृतियां होता है, जैसे कि अगर कहीं पर पूरी तरह से सड़क है तो अगर मुझे सड़क को दिखाना है, कहीं अगर बहुत ज्यादा वर्षा हो रहा है वर्षा को दिखाना है, वन दिखाना है, उद्योग दिखाना है कि भारत में कहाँ कहाँ पर उद्योग है, इन सभी चीजों का विवरण दर्शाने वाले जिस मानचित्र का हम प्रयोग करते हैं उस मानचित्र को हम थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। तो इस प्रकार से हो गया थीमेटिक मानचित्र। अब मानचित्र में कितनी प्रकार की सूचनाएं दी जाती है? एक मानचित्र में दूरी, दिशा और प्रतीक, ये 3 चीजें दी गई थी। तो यहाँ पर हमने 3 मुख्य मानचित्र के विषय में पढ़ा। पहला मानचित्र कौन सा था? भौतिक मानचित्र, दूसरा राजनीतिक मानचित्र और तीसरा है हमारा थीमेटिक मानचित्र। अब इसमें किसी भी मानचित्र में 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज दिया हुआ रहता है। सबसे पहले चीज दूरी। तो दूरी होता क्या है? तो देखिए, दूरी को हम लोग पैमाने में दिया जाता है। ये पैमाना होता क्या है? पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए अगर मान लेते हैं कि जो यहाँ पर लिखा गया है कि आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी कितना है? 10 किलोमीटर है, जिसके लिए मानचित्र में 2 सेंटीमीटर की दूरी व्यक्त किया गया है। इसका अभिप्राय है कि 1 सेंटीमीटर स्थल जो है 5 किलोमीटर को दर्शाता है। आप इसे समझने के लिए इस वाले मैप में देखिए, मान लेते हैं कि ये विद्यालय है और विद्यालय से सामुदायिक केंद्र की जो दूरी है वह है 10 किलोमीटर। ओके, और हमने क्या बोला है कि स्केल का 1 सेंटीमीटर, अगर आप 1 सेंटीमीटर स्केल से मापिएगा तो वह होगा 5 किलोमीटर। उस प्रकार से अगर हम यहाँ स्केल रखते हैं और स्केल से मापने पर पता चलता है कि इसके बीच का जो है दूरी है वो कितना सेंटीमीटर है? 2 सेंटीमीटर है। चूंकि 1 सेंटीमीटर एक्चुअल में 5 किलोमीटर, यानी कि मानचित्र में आप 1 सेंटीमीटर मापिएगा तो अगर आप एक्चुअल में उस स्थान पर चलिएगा तो 5 किलोमीटर दूरी आपको चलना पड़ेगा। तो 2 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? 10 किलोमीटर हो जाएगा। और इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं? मानचित्र में दूरी को मापते हैं। इसे हम मानचित्र का पैमाना कहते हैं। अब ये पैमाना जो है हमें यह बताता है कि एक्चुअल में मानचित्र में कितनी दूरी है। अब देखिए, इस पैमाने के आधार पर 2 प्रकार का मानचित्र होता है। एक को कहते हैं छोटे पैमाने वाला मानचित्र और दूसरे को हम कहते हैं बड़े पैमाने वाला मानचित्र। यहाँ लिखा है बड़े पैमाने वाला मानचित्र। तो दोनों में क्या अंतर है? देखिए, जो बड़ा पैमाना होता है, पैमाना ही बड़ा है। पैमाना बड़ा का मतलब मापने वाला स्केल ही क्या है? हमारा बड़ा है। तो इसमें क्या होता है? देखिए, जो छोटा पैमाना होता है, छोटा पैमाना में अगर स्केल में छोटा होगा, एक्चुअल में दूरी होगा अधिक। तो कहता है कि जब बड़े क्षेत्रफल वाले भाग जैसे कि महाद्वीपों, देशों को अगर हम कागज में दिखाना चाहते हैं तब हम क्या करते हैं? छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। 5 सेंटीमीटर की दूरी को हम बोलेंगे 500 किलोमीटर, यानी हमने यहाँ 5 ही लिखा और एक्चुअल में कितना हो गया? 500। तो ये जो दूरी है हमारा क्या है? छोटा है। इसे हम कहते हैं छोटे पैमाने वाला मानचित्र। वहीं कुछ मानचित्र होता है बड़े पैमाने वाला। तो बड़े पैमाने वाले में 500 मीटर की दूरी को 5 सेंटीमीटर से दर्शाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये क्या है? पैमाना थोड़ा सा बड़ा है, तो इसे हम कहते हैं बड़े पैमाने वाला मानचित्र। तो इसे आप कैसे समझिएगा? आइए हम आपके लिए एक पैमाना बनाते हैं। तो ये समझ लीजिए एक क्या है? पैमाना मतलब स्केल है। तो स्केल में अगर आप 5 सेंटीमीटर मापते हैं तो एक्चुअल में कितना हो जाएगा? 500 किलोमीटर। जो छोटा, ये 5 सेंटीमीटर छोटा है लेकिन एक्चुअल में दूरी क्या है? बड़ा है। तो इसे हम कहते हैं छोटे पैमाने वाला मानचित्र। अब यहाँ पर दूसरा देखिए, 5 सेंटीमीटर है लेकिन दूरी कितना है? 500 मीटर है, यानी कि इस बार 5 सेंटीमीटर में 500 मीटर है। और अगर हमको 500 किलोमीटर करना पड़ेगा तो ये स्केल कितना बड़ा करना पड़ेगा? थोड़ा देख लीजिए। तो 5 मीटर में 500 मीटर, 5 सेंटीमीटर में, तो अगर हम 10 सेंटीमीटर करेंगे तो कितना होगा? 10 सेंटीमीटर में हो जाएगा हमारा 1 किलोमीटर। और अगर हमको 500 किलोमीटर करना है तो यहाँ पर हम करेंगे
500, यानी कि इस 1 को हमने 500 से गुना किया तो इस 10 सेंटीमीटर को भी 500 से गुना करना पड़ेगा, तब हमारा क्या होगा 500 किलोमीटर होगा। तो आप देख सकते हैं स्केल मेरा कितना बड़ा हो गया, यानी ये स्केल बड़ा है, ये पैमाना ही क्या है, बड़ा है। तो ऐसे मानचित्र को हम बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। ओके, तो बड़े पैमाने वाले मानचित्र में पैमाना बड़ा होता है और छोटे पैमाने वाले मानचित्र में पैमाना क्या होता है, छोटा होता है। अब आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मानचित्र में वह है दिशा। वह क्या है, दिशा है। तो दिशा के लिए क्या होता है, दिशा के लिए हम लोग यूज करते हैं प्रधान दिक् बिंदु, जिसको हम लोग दिक् सूचक कहते हैं और इंग्लिश में कंपास कहते हैं। अब ये दिक् सूचक और प्रधान दिक् बिंदु होता क्या है, तो कोई भी मानचित्र अगर आप देखिएगा, जैसे कि यहाँ पर एक मानचित्र दिख रहा है हमारे सामने, इस मानचित्र में यहाँ पर एरो दे के लिखा गया है कि ऊपर वाला दिशा क्या है, उत्तर है। और अगर हमारे पास कंपास हो या फिर हमें प्रधान दिक् बिंदु का ज्ञान हो तो हम लोग आसानी से किसी भी मानचित्र में दिशा क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अगर ऊपर की दिशा उत्तर है तो नीचे की दिशा क्या होगी, दक्षिण होगी, और यह वाला दिशा क्या होगा, पूरब दिशा होगा। और ये कौन सी दिशा है, ये वाला दायां है। तो दायां क्या होगा, पूरब होगा, और बायां क्या होगा, हमारा पश्चिम होगा। तो इस प्रकार से हम लोग दिशा क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, और इसे हम कहते हैं प्रधान दिक् बिंदु। ओके, तो पूछा जाएगा प्रधान दिक् बिंदु किसे कहते हैं, तो मुख्य रूप से 4 दिशाओं को, उत्तर, दक्षिण, पूरब एवं पश्चिम को हम लोग क्या कहते हैं, प्रधान दिक् बिंदु कहते हैं। अब इनके बीच में भी दिशा होता है, तो देखिए उत्तर और पूरब के बीच को उत्तर पूरब की दिशा कहते हैं। उसी प्रकार से पश्चिम और दक्षिण के बीच को हम लोग दक्षिण पश्चिम की दिशा कहते हैं, और उत्तर और पश्चिम के दिशा को हम उत्तर पश्चिम की दिशा कहते हैं। उसी प्रकार से दक्षिण और पूरब की दिशा को हम दक्षिण पूरब दिशा कहते हैं, इसके बीच की दिशा को। तो ये हो गया दिशा के विषय में, हमें दिशा के विषय में जानकारी होना जरूरी है। अब यहाँ पर लिखा है कि निम्नलिखित दिशाओं का पता लगाइए। विकास के घर से सामुदायिक केंद्र तथा खेल का मैदान का दिशा। सामुदायिक केंद्र और खेल का मैदान, तो आइए इस मानचित्र में आते हैं और हम लोग विकास का घर ढूंढते हैं। तो ये रहा विकास का घर, और विकास के घर से सीधे ही है सामुदायिक केंद्र, और इस ओर है खेल का मैदान। तो जो सीधा है उसमें कौन सा दिशा है, उत्तर, यानी विकास के घर से अगर आप उत्तर में जाइएगा तो आपको कौन सा जगह मिलेगा, सामुदायिक केंद्र मिलेगा। उसी प्रकार से ये जो दायां ओर है ये पूर्व दिशा है, तो हम बोलेंगे कि अगर आप विकास के घर से उत्तर पूर्व में जाइएगा, जो बीच का दिशा है उसे उत्तर पूर्व कहते हैं, तो कौन सा जगह मिलेगा, आपको खेल का मैदान मिल जाएगा। तो ऐसे हम लोग मानचित्र क्या करते हैं, देखते हैं। तो ये हो गया मानचित्र, और आजकल इसके लिए क्या चीज का सहायता लेते हैं, दिक् सूचक का सहायता लेते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंपास कहते हैं। इसमें एगो मैग्नेट का चुम्बक लगा हुआ रहता है जो हमेशा नॉर्थ यानी उत्तर की ओर दिशा करता है। आप आसानी से उत्तर दिशा फाइंड कर सकते हैं, और एक बार अगर आपको उत्तर दिशा पता चल गया तो इसकी सहायता से आप बाकी चारों दिशा और चारों दिशाओं के बीच वाली दिशा भी क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। अब मानचित्र में हम लोग बार बार घर, मंदिर, पुल, नदी ये सारा चीज नहीं बना सकते हैं। इसके लिए हम लोग प्रतीक चिन्ह का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो विभिन्न प्रकार के आकृतियों जैसे कि भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों, कुएं, इन सभी चीज को दिखाना जो है संभव नहीं होता है। इसलिए निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों, रेखाओं का उपयोग करके हम लोग इनको दर्शाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रतीक चिन्ह कहते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रतीक चिन्ह हमें याद रखना चाहिए। जैसे अगर हम रेलवे की लाइन दिखा रहे हैं तो रेलवे की 3 लाइन है, बड़ी लाइन, मीटर लाइन और रेलवे स्टेशन, 3 चीज है। तो जो बड़ी लाइन है रेलवे की उसको दिखाने के लिए हम लोग मोटी मोटी पट्टियां बना देती है, और जो मीटर लाइन है उसके लिए एक लंबी लाइन में लंबी एक धारा बना के पतली पतली धारा बनाते हैं। उसी प्रकार से रेलवे स्टेशन बनाने के लिए कुछ इस प्रकार से RS लिख देते हैं, रेलवे स्टेशन हो जाता है। सड़कें 2 प्रकार की होती है, एक पक्की सड़क के लिए हम लोग सीधी लाइन खींचते हैं, और कच्ची सड़क के लिए हम लोग डॉट डॉट लाइन क्या करते हैं, खींच देते हैं, ताकि हमको पता चले कि सड़कें कच्ची है या पक्की है। तो आप इस वाले मैप में देख सकते हैं, यहाँ पर सारा लाइन जो है सीधा सीधा है, इसका मतलब यहाँ पर कैसा जो सड़क है वो क्या है, पक्की सड़क यहाँ पर बना हुआ है।
उसी प्रकार से सीमा अगर दिखाना, यानी कि जो बॉर्डर दिखाना, बॉर्डर, सीमा को हम लोग बॉर्डर कहते हैं। तो बॉर्डर 3 प्रकार का है, कौन कौन सा है? एक है अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल बॉर्डर, राज्य यानी स्टेट का, और कुछ जिला का। जो अंतर्राष्ट्रीय है उसे आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से दिखाया गया है, यानी कि छोटी मोटी लाइन और बीच में बिंदु है, और राज्य का जो है सर लंबी पतली लाइन और बिंदु छोटा है, और इसी प्रकार से जिला का दिखाने के लिए केवल डॉट डॉट लाइन दिखा गया। नदी दिखाने के लिए हम लोग टेढ़ी मेढ़ी लाइन खींचते हैं और बीच में ब्लू रंग का प्रयोग करते हैं। कुआं दिखाने के लिए गोल रंग का प्रयोग, गोल जैसी आकृति का प्रयोग करते हैं। तालाब दिखाने के लिए आप टेढ़ी मेढ़ी खींच के बीच में ब्लू रंग डालते हैं। नहर दिखाने के लिए कुछ इस प्रकार से दिखाते हैं कि ये नदी है और इसे काट के नहर बनाया गया। और फिर पुल दिखाने के लिए इस प्रकार की आकृति का प्रयोग किया जाता है। फिर यहाँ पर मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद और छतरी, इन सब का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। पोस्ट ऑफिस, पीओ मतलब पोस्ट ऑफिस हो गया। पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस पीटीओ। पुलिस स्टेशन के लिए पीएस लिखा जाता है। उसी प्रकार से अगर कहीं बस्ती है तो वहाँ इस प्रकार से आकृति बनाया जाता है, और कब्रिस्तान है तो इस प्रकार से आकृति बनाया जाता है। जैसे कि इस वाले फिगर में अगर हम देखें तो यहाँ पर बस्ती तो नहीं दिखाया गया, लेकिन खेल का मैदान दिखाया गया, पेड़ पौधे दिखाया गया है। तो पेड़ पौधों के लिए कैसा आकृति दिखाया जाता है? तो देखिए पेड़ और घास के लिए, पेड़ के लिए कुछ इस प्रकार से आकृति और घास के लिए ऐसे डिजाइन बना दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये सारी आकृति हम लोग बनाते हैं, और इस प्रकार से हम लोग प्रतीक चिन्ह का प्रयोग करके हम लोग मानचित्र का निर्माण कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसी चीज को दर्शाया गया है। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। ये वाला क्या है? ये वाला है बड़ी लाइन रेलवे की, और ये वाला क्या है? रेलवे की छोटी लाइन है। यहाँ पर क्या हो सकता है? ये तालाब है, यहाँ पर 2 पेड़ है, और तालाब के इस ओर भी 2 पेड़ है। यहाँ पर ये वाला जो दिख रहा आकृति, ये क्या बस्ती की आकृति के लिए था, और बस्ती के आसपास भी क्या है? पेड़ है, और बस्ती का नाम है वसंतपुर। यहाँ पर ये किसकी आकृति है? मस्जिद की आकृति है। RS लिखा हुआ है रेड लाइट में ऐसे करके, तो यहाँ पर रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर फिर से एक छोटी सी बस्ती है, डुमरी नाम है, और एक और यहाँ पर बस्ती है जिसका नाम है सुंदरपुर, और इनके आसपास भी आपको पेड़ देखने को मिलता है। अब यहाँ पर PS लिखा मतलब पुलिस स्टेशन है। PTO लिखा है पुलिस एंड टेलीग्राम ऑफिस है। डॉट डॉट लाइन है मतलब यहाँ पर कच्ची सड़क है। यहाँ भी डॉट डॉट लाइन है मतलब यहाँ पर कच्ची सड़क है, और ये वाली क्या है? पक्की सड़क है। यहाँ पर देख सकते हैं मंदिर है, ये नदी है, और यहाँ पर क्या है? कब्रिस्तान है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं? एक स्थान को आसानी से देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर देख सकते हैं एक इस प्रकार चौड़ी आकृति है, तो यहाँ पर क्या होगा? पुल का निर्माण किया गया होगा, और ये क्या है? सड़क है, जो पक्की सड़क दिख रहा है। तो प्रतीक चिन्ह समझ गए, प्रतीक चिन्ह किसे कहते हैं और प्रतीक चिन्ह का क्या उपयोग है? ये 2-3 चीजें याद रखिएगा। नीले रंग का इस्तेमाल हम लोग जलाशय यानी पानी को दर्शाने के लिए करते हैं। भूरे रंग जो है उसका पर्वत दिखाने के लिए करते हैं। पीले रंग का प्रयोग पठार दिखाने के लिए करते हैं। हरा रंग मैदान दिखाने के लिए। अच्छा, पर्वत तो आप लोग जानते हैं, ये हो गया पर्वत। और पठार क्या होता है? तो पठार ये है, यानी जो पर्वत होता है ऊपर में कौन बना होता है, लेकिन पठार में ऊपर में कौन बना हुआ नहीं रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? पठार कहते हैं। तो पठार को किस रंग से दिखाते हैं? पीले रंग से, और पर्वत को भूरे रंग से, जलाशय यानी जहां पर पानी रहता है उसे हम लोग नीले रंग से दिखाते हैं। और मैदान को दर्शाने के लिए हम लोग किस रंग का प्रयोग करते हैं? हरे रंग का प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया मानचित्र के विषय में। अब थोड़ा यहाँ पर लिखा हुआ रेखा चित्र, तो आइए अब हम लोग थोड़ा रेखा चित्र पढ़ते हैं। रेखा चित्र क्या होता है? तो रेखा चित्र कुछ नहीं है, ये होता है याददाश्त। अपने याददाश्त से जो आप स्थान बनाते हैं उसे हम रेखा चित्र कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप मेरा घर आना चाहते हैं तो हम आपको बताएंगे कि पहले आप बाबा मंदिर पास आइए, और बाबा मंदिर पास जैसे आइएगा तो आप बाबा मंदिर तो आपको छोड़ेगा नहीं, आपको छोड़ेगा बस स्टैंड में। तो आपको बोलेंगे कि जैसे ही बस स्टैंड में आइएगा तो वहां से आप बोलेगा कि आप हमें बैजनाथपुर छोड़ दीजिए। तो बस स्टैंड में वहां पर टेम्पू लगा हुआ रहेगा और आपको बैजनाथपुर क्या करेगा? छोड़ देगा। बैजनाथपुर जैसे आएगा, बैजनाथपुर के बगल में आपको एक पेट्रोल पंप मिलेगा। पेट्रोल पंप से थोड़ा सा आगे आइएगा तो आपको एक और जो है पतली सी रोड अंदर आते कच्ची सड़क दिखेगी। उस कच्ची सड़क में आपको ढाल दिखाई देगा। उस सड़क पर क्या कीजिएगा? आप अंदर की ओर आइएगा। अंदर आने पर एक ट्रांसफार्मर मिलेगा, वहां पर मेरा क्या है? घर है। तो ये मैंने अपने याददाश्त पर क्या कर दिया? मानचित्र बना दिया आपके सामने ही। और इस प्रकार के कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है, और इसे हम क्या कहते हैं? रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं। या फिर आप किसी अनजान आदमी को बताते हैं कि मेरा घर यहाँ पर है, तो हम लोग क्या खींचते हैं? रेखा चित्र खींचते हैं। तो ये हो गया हमने रेखा चित्र। अब लास्ट में दिया गया है खाका।
तो खाका क्या होता है? तो कहता है कि एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र क्या कहलाता है? खाका कहलाता है या खाका कहा जाता है। आप ऐसा कल्पना कीजिए कि आप अपना घर बनवा रहे हैं और घर के लिए आप लोग क्या बनवा रहे हैं? घर के लिए आप नक्शा बनवा रहे हैं। तो घर के लिए ये जो नक्शा बनवा रहे हैं, ये नक्शा क्या हो गया? खाका। क्योंकि आपके पास जमीन क्या है? छोटा। जमीन का क्षेत्रफल पृथ्वी के मुकाबले क्या है? छोटा है। और आप इसका एक बड़ा मानचित्र बनवा रहे हैं। पिलर कहाँ पर होगा, ईंट कितने दिया जाएगा, खिड़की कहाँ पर होगा, कितने बड़ा मकान होगा, मकान में पिलर कितने होने चाहिए, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये सारा चीज डिटेल में डाला जा रहा है। यानी कि एक छोटे क्षेत्र का बड़ा पैमाने पर मानचित्र बनाया जा रहा है। इसे ही हम क्या कहते हैं? खाका कहते हैं। देखो, एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र में बहुत सी जानकारियां प्राप्त होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है जिन्हें हम कभी जानना चाहते हैं, कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे कि कमरे की लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, तो इसे हम मानचित्र में नहीं दिखा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपको मानचित्र दिखाए थे, यहाँ पर बस्ती दिखाया। अब आप हमसे पूछेगा कि इस बस्ती में ये जो कमरा दिख रहा है इसका लंबाई चौड़ाई बताइए, तो हम नहीं बता पाएंगे। ये जो तालाब दिख रहा है इसका लंबाई चौड़ाई बताइए, हम नहीं बता पाएंगे। रेलवे स्टेशन कितना बड़ा है सर बताइए, नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये खाका नहीं है, ये मानचित्र है। तो इस चीज के लिए हमें जिसका जरूरत होता है उसे हम क्या कहते हैं? खाका कहते हैं। तो यहाँ पर हो गया ये चैप्टर क्या हो गया? क्लियर। अब इसमें कुछ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या आप जानते हैं? ऐसा दिया है तो उसे भी हम लोग क्या कर लेते हैं? पढ़ लेते हैं। तो इस चैप्टर में क्या आप जानते हैं? एक भी नहीं दिया गया है। आओ करके सीखे दिया गया है, तो यहाँ पर भी आओ करके सीखा दिया गया है। और क्या आप जानते हैं? सवाल नहीं दिया गया है। ठीक है, तो अब हम लोग इस चैप्टर के सवाल पर आते हैं। मानचित्र के 3 घटक कौन कौन से हैं? तो मानचित्र के 3 घटक है। आपको पहला चीज बताए थे कि दिशा, दूसरा है इसमें जो प्रतीक चिन्ह है, और तीसरा है रंग। इसे मानचित्र के 3 घटक कहते हैं। प्रधान दिक बिंदु कौन कौन से है? तो उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, इसे प्रधान दिक बिंदु, और इनके बीच के क्षेत्र को प्रधान दिक बिंदु कहते हैं। मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझते हैं? तो मानचित्र का पैमाना वह जो है स्केल है जिसके मदद से हम लोग मानचित्र में दी गई दूरी के अनुसार एक्चुअल दूरी को क्या कर सकते हैं? पता कर सकते हैं, वास्तविक दूरी का पता लगा सकते हैं। ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक होते हैं। जी हाँ, ग्लोब में हम केवल महादेश, देश या तो ज्यादा से ज्यादा बड़ी बड़ी नदियों या महासागरों के विषय में पता कर सकते हैं, लेकिन जो मानचित्र है उसमें छोटी नदियां, नदी और यहाँ तक कि एक छोटे क्षेत्र का बड़े क्षेत्र में हम लोग जो है अध्ययन कर सकते हैं। इसलिए ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र बढ़िया होते हैं। मानचित्र एवं खाका में क्या अंतर है? मानचित्र जो है याददाश्त से बनता है, लेकिन खाका जो है याददाश्त से नहीं बनता है। मानचित्र जो है पैमाना पर नहीं रहता है, लेकिन खाका को हम पैमाना पर बनाते हैं। मानचित्र जो है बिल्कुल ही छोटा और बड़ा दोनों हो सकता है, लेकिन खाका जो होता है वो छोटे क्षेत्रफल का एक बड़ा मानचित्र होता है। अगला सवाल है कि कौन सा मानचित्र विस्तृत जानकारी देता है? तो खाका जो है हमें विस्तृत जानकारी देता है। लिखा, प्रतीक किस प्रकार मानचित्र के अध्ययन में सहायक होते हैं? प्रतीक की सहायता से हम बिना पिक्चर बनाए उसे दर्शा सकते हैं। जैसे अगर मुझे बस्ती दिखाना है तो ये हमने बस्ती क्या कर दिया? बनाना शुरू कर दिया। और अगर हमें पेड़ बनाना हुआ तो यहाँ पर हम पेड़ बना दिए। और अगर मुझे यहाँ जलाशय दिखाना हुआ तो जलाशय दिखा दिए। तो एक्चुअल में मुझे पिक्चर नहीं बनाना पड़ता है, जिससे हमारा समय क्या हो जाता है? बच जाता है। अब टिक द करेक्ट आंसर। वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र, जो वृक्ष को दिखाएगा, वृक्ष का वितरण दिखाएगा, तो वो क्या दिखा रहा है? वह थीमेटिक मानचित्र दिखा रहा है, क्योंकि वो किसी विशेष चीज को दिखा रहा है। थीमेटिक मानचित्र में केवल एक किसी विशेष चित्र के विषय में दिखाते हैं कि भारत में कहाँ पर घना घना जंगल है, कहाँ पर कम जंगल है, तो ये वृक्ष को दिखा रहा है, उसका विवरण दिखा रहा है, तो उसे थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। नीले रंग का प्रयोग जलाशयों को दर्शाने के लिए, दिक् सूचक का उपयोग मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए, और पैमाना जो है आवश्यक है किसके लिए? मानचित्र के लिए, रेखा चित्र के लिए या प्रतीक के लिए? तो इसका जवाब होगा मानचित्र के लिए। तो यहाँ पर जो है चैप्टर अपना सीमा खत्म हो जाता है। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन तो था ही नहीं। उम्मीद आपको ये पूरा चैप्टर बेहतर समझ में आया होगा। अगर कहीं भी आपको डाउट है तो प्लीज आप एक कमेंट जरूर कीजिएगा। इसमें एक सवाल हमारे सामने जो छूट गया था, अलग अलग मानचित्र में अंतर क्या है, और हमारे सामने मानचित्र का फोटो भी नहीं दिया गया था। तो मैं एक स्पेशल वीडियो लाऊंगा जिसमें हम सभी मानचित्र में जो है डिफरेंशिएट कर देंगे, अंतर कर देंगे, ताकि आपको सभी और बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। वैसे आप एक नोट्स खुद भी बनाइएगा अंतर करने वाला, ताकि आप और बेहतर समझ सकें।
तो ये था अंत। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को ऐसे ही बेहतर वीडियोस के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।